अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर उसकी कज़न उसका मंगेतर छीनने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाती है, और इल्ज़ाम भी ऐसा कि कोई गैरतमंद बाप या भाई कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये इल्ज़ाम फिर किस तरह से उनके घर वालों की जिंदगियों को तबाह करता है, ये सब जानने के लिए इस इंतहाई सबक आमूज और दर्दनाक कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वो मेरी बहन की शादी में आई थी, शोख, चंचल और फैशनेबल, बहुत बातूनी और अपनी दिलचस्प बातों से हर किसी का दिल मोह लेने वाली लड़की थी। जल्द मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। पहले हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं था, बस उसके बारे सुना ही था। मिली तो नाजिया ने दिल में घर कर लिया। ऐसी पुरकशिश लड़कियां कम ही होती हैं कि जो दूसरी लड़कियों के झुरमट में नुमाया नजर आती हैं। मैं सादा दिल बहुत जल्द उसकी शख्सियत से मरूब हो गई। वक्त के साथ पता चलता है कि कौन कैसा है, और साथ रहने से ही जौहर खुलते हैं। नाजिया ऐसी भी अच्छी नहीं थी जितनी नजर आती थी। उसकी कुछ आदत बुरी लगने लगी, मसलन बात कहकर मुकर जाना और तेज तेज बोलने लगना। दूसरे पर यूं वसूख के साथ इल्जाम धरती कि अगले का मुंह खुला का खुला रह जाता। नीस वो हर अजनबी के साथ फ्री हो जाती, तब उसका ये हल्कापन मुझ पर भारी गुजरता। फवाद मेरा चचाजाद था। वो एक सादा मिजाज और खामोश तिबा लड़का था। बहुत कम लड़कियों से बात करता था, लेकिन नाजिया जैसी फनकारा से ना बच सका। एक दिन में ही उसे अपने साथ बेतकल्लुफ कर लिया। मेहंदी वाले दिन जब हम सब लड़कियां ढोलक बजाने इकट्ठी हुईं, तो नाजिया ने फवाद के बारे में बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, नाजी, इसे तो बख्श दो, बहुत अच्छा लड़का है, अब उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात न कर देना। उस पर सब लड़कियों के सामने ये कहकर मुझे शर्मिंदा करना शुरू कर दिया कि नरमीन, तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें फवाद पसंद है, तो अब हम उसका जिक्र भी ना करें। ये बात मुझे नागवार गुजरी। मेहमान जानकर नजरअंदाज कर दिया, मगर उसने तो रठी लगा दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो किसी न किसी बहाने यही बात बार बार दोहराने लगती, यहां तक कि मैं जिज आ गई। यूं उसने तैश दिलाया तो मैंने उसे बेहुदा और बदतमीज लड़की कह दिया। नाजिया को सख्त तौहीन महसूस हुई। जख्मी नागन की तरह बल खाकर बोली कि बदला लूंगी। वो रो रही थी, फिर उठकर दूसरे कमरे में जा बैठी। ढोलकी में मजीद बदमजगी हो गई। तब एहसास हुआ कि मुझे ऐसा ना कहना चाहिए था। तहम्मुल से काम लेती तो ये नाखुशगवार वाकया पेश ना आता। मैंने उससे माफी मांगी, बोली कि माफ किया, मगर बात उसके दिल से निकली नहीं। ये बात आगे जाकर खुली। शादी की तकरीब खत्म हो गई, सब मेहमान चले गए और ये वाकया भी पुराना हो गया। मैट्रिक के बाद मैं घर बैठ गई थी। रिजल्ट का इंतजार था। उन दिनों सख्त बोरियत होती। भाई छुट्टियों में गांव चले जाते, तब दुआ करती, या अल्लाह कोई अच्छा मेहमान या रिश्तेदार हमारे घर आ जाए ताकि उनसे बातचीत करके दिल बहले। दुआ कबूल हो गई। एक दिन जबकि अम्मी पड़ोस में गई थीं, दरवाजे पर दस्तक हुई। ये फवाद था जो हमारे गांव से आया था। मैंने उसे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने चली गई। जब चाय की ट्रे लाकर सामने रखी, अचानक फूफी और नाजिया भी आ गईं। उनको भी आज के दिन आना था, ये सोचकर हैरान थी। दुआ सलाम के बाद फूफी वॉशरूम में चली गईं और मैं दोबारा चाय बनाने बावर्ची खाने में जा घुसी। वापस पलटी तो नाजिया को फवाद के करीब बैठे देखा। नाजिया ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। ये मंजर देखकर मैंने नजरें झुका ली। फवाद गुमसुम था। नाजिया ने खफगी से मेरी जानिब देखा और जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर जा बैठी। तभी मैंने सवाल किया, आज आप सब इकट्ठे कैसे आ गए? हैरत की बात है। हैरत क्यों? ये इत्तफाक भी तो हो सकता है। वो चटक कर बोली, हाँ, इत्तफाक ही होगा। मैंने खज्जल होकर जवाब दिया। उसी वक्त अम्मी आ गईं। उन्होंने मुझे मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहा, तो मैं इन सब को बातें करता छोड़कर किचन में खाना बनाने चली आई। लेकिन मेरा माथा ठनक गया कि फवाद और नाजिया में राब्ता हो गया है। ये सब एक ही दिन आए हैं। मेरा छोटा भाई सुलेमान छुट्टियों में चचा जान के पास गांव गया हुआ था। वो घर आया और मुझे बताया कि चचा जान ने भेजा है कि अम्मी और बाजी को गांव ले आऊं। ये चचा और चची की ख्वाहिश है कि आप लोग भी इन दिनों गांव चलें। अम्मी ने माजरत कर ली और बोली कि अगर तुम चाहो तो चली जाओ, मेरी तबीयत वहां नहीं लगती। मेरी वालदा शहर की परवरदा थीं। वालिद साहब ने उनसे पसंद की शादी की थी
और शादी के बाद शहर आ बसे थे, जबकि हमारा आबाई घर गांव में ही था। हम रिश्तेदारों से मिलने कभी कभार वहां जाया करते थे। अम्मी ससुराल कम ही जाती थी। मैं और सुलेमान भाई गांव पहुंचे तो चचा चची ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो हमें देखकर खुश हो गए। चचा का इरादा था कि मुझे अपनी बहू बना लें। इस अमर का इजहार वालिद साहब से कर चुके थे। इस बार जब फवाद से सामना हुआ, उसने सलाम ना किया और घर से निकल गया। समझ गई कि यह किया धरा नाजिया का है। उसने ना जाने क्या कहकर उसका दिल मुझसे फेरा है। फवाद के रवैये ने मेरा दिल जख्मी कर दिया, लेकिन सब्र किया। और क्या करती। वो पहले भी मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता था, मगर थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाती थी। मगर इस बार इखलाक के तमाम तकाजे बालाए ताक रखकर कुछ इस तरह नजरअंदाज किया जैसे मेरी जात कोई अहमियत ही ना रखती हो। जबकि मेहमानदारी का तकाजा ये था कि वो मेरी और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करता। जब वो हमारे घर आता, मैं चाय, शरबत और खाने से उसकी तवाज़ो करती थी। आज इस सर्द रवैये पर मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने अपनी सख्त आहानत महसूस की। मेरा दिल गांव में ना लगा, अपनी उन हमजोलियों से भी ना मिली जिनके साथ खेतों की सैर को जाया करती थी। जिस रोज मैं वहां से लौट रही थी, दिल पर मनोबोझ था। सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि न जाने नाजिया ने ऐसी क्या बातें की हैं कि फवाद ने बात तक करना गवारा नहीं किया। चचा जान तो मुझे बहू बनाने के ख्वाब देख रहे थे और मेरा मंगेतर। वक्त बहुत जालिम है। चचा जान मुझे बहू बनाने के ख्वाब आंखों में बसाए इस जहान से रुखसत हो गए। मौत ने उन्हें मोहलत न दी, जबकि मेरे वालिद साहब भी इस रिश्ते के लिए हां कर चुके थे। चचा की वफात पर सभी सौगवार थे। हमारा गांव जाना लाजिम था, लेकिन मौत के घर में भी नाजिया अपनी जुबान को लगाम ना दे सकी। वो हर एक से कह रही थी, मुझे मालूम है ये क्यों आई है। किसी के आंसू पूंछने लाजिम थे। अब देखेंगे ये मंगनी रहती है या टूटती है। मगर ये बेल मुंढे चढ़े के नहीं। मैं उसकी घटिया सोच पर दंग रह गई। कुछ दिन गुजरे कि फवाद हमारे घर रावलपिंडी आया। मैंने सलाम किया और पूछा, फवाद कैसे आना हुआ। इधर उधर देखकर बोला, एक काम है तुमसे। नाजिया जब हमारे घर आई थी तो अपना बटवा भूल गई थी। वो आए तो उसकी ये अमानत तुम उसे दे देना। ये एक छोटा सा बटवा था। मैंने इखलाकन ले लिया और खोल कर ना देखा, क्योंकि अमानत थी। उसे अपनी अलमारी में रख दिया। 2 दिन बाद नाजिया अपनी वालदा के साथ आ गई। मेरे कमरे में आई तो मैंने अलमारी खोलकर उसकी अमानत उसको थमा दी। अभी से घर नहीं ले जा सकती। ये मेरी अमानत तुम अपने पास रख लो, बाद में ले लूंगी। उसने बटवा मुझे लौटा दिया। मैं अलमारी में रखने लगी तो कहा, आगे मत रखो, मेरे सामने अपनी अलमारी के सेफ में रखो। उसके कहने पर मैंने सेफ में रखकर उसे लॉक कर दिया। जब वो चली गई मैं सोचने लगी, आखिर ये क्या चक्कर है। जी चाहा कि बटवे को खोलकर देखूं तो सही। आखिर ऐसी क्या कीमती शय है इसमें जो नाजिया उसे अपने सामने मेरी सेफ में रखवा कर गई है। ज़मीर ने रोका कि यह नाजिया की अमानत है और अमानत में खयानत एक गैर इखलाकी बात है। इस वाक़े को 1 माह बीत गया। मैं भूल ही गई कि उसका बटवा मेरे पास है। बाबा जान गांव गए हुए थे चची से मेरी और फवाद की शादी के मसले पर बात करने के लिए। तभी ज़मीन के बंटवारे पर फूफी ने वहां उनसे झगड़ा कर लिया। खानदान वालों ने बहन और भाई में सुलह कराने की कोशिश की, मगर फूफी ना मानी। वालिद अफसुर्दा घर लौट आए। बाबा जान को गांव से आए हफ्ता हुआ था कि अचानक एक रोज फूफा, फूफी, नाजिया और फवाद इकट्ठे हमारे घर आ गए। उनका यूं इकट्ठे आना भी अचंभे की बात थी। अम्मी की हिदायत पर मैं किचन में खाना बनाने लगी। जरा देर बाद कमरे से तेज तेज आवाजें आने लगीं, जैसे झगड़ा हो रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। किसी का भी मूड अच्छा नहीं लग रहा था। आज नाजिया की निगाहों में चीते जैसी लपक थी, जैसे वो मुझे अपना दुश्मन जानती हो। मैं कुछ भी न समझी। जो ही चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई, कानों में यह जुमला पड़ा, ऐसी लड़की से फवाद कैसे शादी कर सकता है। कमरे की फिजा इस कदर बोझल थी कि मैंने फौरन खतरे की बू सूंघ ली। उस वक्त बाबा बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। इतना तो मैं समझ गई कि फूफी मेरा रिश्ता फवाद से तोड़वाकर अपनी बेटी को उससे ब्याहना चाहती है। बाबा जान सर झुकाए बैठे थे। मैंने आज तक अपने वालिद को सर झुकाकर बात करते नहीं देखा था। समझ में न आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। गुमान हुआ ये रिश्तों का मसला ना हो, बल्कि जायदाद का लालच हो। जायदाद की तकसीम भी तो रिश्तेदारियों की वजह से होती है। जमीन की तकसीम पर फूफी वालों का अचानक झगड़ा खड़ा करना और फिर हमारे घर आ जाना, ये सब कुछ बेमानी ना था। इसके पीछे कोई खास मकसद था।
मगर कौन सा मकसद? अभी मेरा जहन इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया था कि वालिद साहब ने मुझसे सवाल किया, किधर है वो खत? नरमीन? कौन सा खत बाबा जान? मेरे सवाल पर फूफी बोली, अब इतनी भी भोली ना बनो। क्या अच्छी बेटियां ऐसी होती हैं? सभी गांव वाले थू थू करेंगे अगर बात निकल गई। मैं फिर भी नहीं समझी तो फूफी ने नाजिया से कहा, तुम बताओ ना। मैं समझी कि वो मुझे सहारा देगी, मेरी दोस्त है, कजन है। मगर मेरी उम्मीद का मुजस्मा अगले लम्हे मुंह के बल गिर गया। जो खुद बस्तियों में गिरी थी, मुझे क्या सहारा देती? बाबा जान से बोली, मामू, इसने खुद सब लड़कियों के सामने बाजी खौला की मेहंदी वाले दिन कहा था कि फवाद मुझे पसंद है और मेरा मंगेतर है। अब ये मुकर जाए तो फवाद से पूछ ले। वो सर झुकाए बैठा था। धीरे से बोला, गांव हमसे मिलने जरूर आती थी, मगर नरमीन से मैंने कभी शादी का कोई वादा नहीं किया था। ये अजीबो गरीब सी बातें बाबा जान के सामने सब कर रहे थे और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या तुम फवाद को खत लिखा करती थी? मेरे जवाब देने से पहले फवाद ने जवाब दिया कि हाँ, मगर मैं नरमीन के खतूत फाड़ दिया करता था ताकि इसकी बदनामी ना हो। ये नादान सही, मैं तो नहीं हूं। ये कहकर वो हमारे घर से चला गया। तब नाजिया ने कहा, नरमीन को फवाद भी खत लिखता था मामू जान, और ये उसके खत अपनी अलमारी में रखती थी। मेरे सामने एक बार इसने फवाद का खत अपनी अलमारी के सेफ में रखा था। वो मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। तुम्हारी अमानत थी वो तो। मैं तो भूल ही गई, अभी लाकर दिखाती हूं। जोशे जज्बात में फौरन वो बटवा निकाल लाई और बाबा जान को दे दिया। उन्होंने बटवा खोला और खत निकालकर पढ़ने लगे। जूं पढ़ते जाते थे, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। फिर उन्होंने दिल पर हाथ रखा और ढेर हो गए। अम्मी और फूफी बाबा को संभालने लगीं और खत जो उनके हाथ से फर्श पर गिर चुका था, मैंने उठा लिया। अपने कमरे में जाकर उसे पढ़ना चाहा कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात लिखी थी कि जिसको वालिद सह न सके और उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी मैं खत पढ़ने लगी थी कि अम्मी और फूफी के रोने की आवाजें आने लगीं। खत दोबारा सेफ में डालकर मैं दौड़ी हुई वालिद के कमरे की तरफ भागी। जो मंजर देखा उसे देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई। वालिद साहब की रूह परवाज कर चुकी थी। वो इस जहान से चले गए थे। पुरसकून घर मातम कदा बन गया था। गांव से रिश्तेदार और अजीज आए, पास पड़ोस से सभी आ गए और वालिद साहब को ये लोग उनकी आखिरी आरामगाह तक ले गए। ये सब आनन फानन हो गया। कई दिन तक घर में सोग रहा। क्या बात हुई किसी ने ना दोहराई। अम्मी को तो अपनी सुध भी ना थी और भाई गांव में थे जब ये वाकया हुआ था। रफ्ता रफ्ता वालिद साहब की वफात पर हम सबको सब्र आता गया। वालदा अलबत्ता बहुत खामोश रहने लगी थी, किसी को न बताती। हकीकत ये थी कि उन्होंने खत पढ़ा ही ना था। सिर्फ बाबा जान ने ही पढ़ा था, जो अभी तक मेरी सेफ में मौजूद था। एक रोज मैंने उसे निकाला कि पढ़ूं तो सही, आखिर ये क्या मामला था जो वालिद की जान चली गई। हैरत ज़दा रह गई। खत मेरे नाम लिखा गया था और इसमें ऐसी बातें दर्ज थीं कि कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी के बारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिखने वाले ने हिदायत की थी कि जिस गुनाह का बोझ मुझ पर डालना चाहती हो वो मेरा नहीं है, जिसका है उसी से मदद लो, वही तुम्हें जिल्लत से बचा सकता है। खत में उन मुलाकातों का जिक्र था जो मैंने कभी किसी से की ही ना थी। बस क्या कहूँ, खत क्या था, एक कयामत था। नहीं मालूम कि यह खत फवाद ने लिखा था या नाजिया ने खुद किसी से लिखवा कर फवाद को दिया था कि जाकर मेरे हवाले कर दे, और उसने बिना सोचे समझे उसके कहने की तकमील कर दी। उफ, कितने घटिया थे मेरे रिश्तेदार कि मैं सोच भी न सकती थी। नाजिया से ज्यादा फवाद का अफसोस था, जिसको मैं एक अच्छा इंसान समझती थी। ऐ काश उस रोज वो बटवा मैं नाजिया की अमानत समझकर ना लेती, या कम अज कम खोलकर ही देख लेती कि इसमें है क्या, तो बाबा जान ये तहरीर पढ़कर जान से ना गुजर जाते। दर्ज था कि अगर शादी से कबल मां बनने का खतरा है तो जान देने की क्या जरूरत है, कोर्ट मैरिज कर लो। गर्ज क्या बताऊं, शर्म आती है, आगे बता नहीं सकती, वरना इस खत में लिखी खराफात मेरे तन से रूह निकालने को काफी थी। जब बाबा का तने मुर्दा सामने पड़ा था तो मैं मुजरिम बनी दीवार से लगी खड़ी थी, जैसे किसी को सांप सूंघ जाता है। तब भी न समझ सकी थी कि ये लोग क्यों यहाँ आए हैं। उनके आने का मकसद तो बाद में खुला। फूफी दरअसल फवाद के साथ अपनी बेटी की शादी की इजाजत लेने आई थी, जबकि बाबा जान दिल में इरादा किए हुए थे कि वो मेरा रिश्ता अपने इसी भतीजे से करेंगे। चची को पैगाम भी भिजवा चुके थे, लेकिन फवाद तो नाजिया की जुल्फे गिरागीर का असीर हो चुका था।
तभी दोनों ने मिलकर मेरी राहों में कांटे बिछाने की ये हौलनाक मंसूबाबंदी की थी और फूफी को भी हमनवा बना लिया था। वालिद की वफात पर यही फूफी सीना कोबी कर रही थी और मैं सोच रही थी कि कितने पत्थर दिल हैं ये लोग, जिन्होंने मेरी माँ का सुहाग उजाड़ दिया और माँ अब भी उनको अपना गमख्वार समझ रही हैं। बाबा जान चले गए, चचा भी ना रहे थे। अब मेरी फूफी को किसका डर था? फवाद पहले ही नाजिया के दाम में गिरफ्तार हो चुका था। अम्मी गैर खानदान से थीं, बाबा के रिश्तेदार उनसे बज़ाहिर इखलाक से मिलते थे मगर उन्हें अभी तक कबूल ना किया था। चची मुझसे प्यार करती थीं मगर बेबस थीं। जब उन्होंने मेरे बारे में फूफी से ऐसी वैसी बातें सुनी और चची को भी ये कहकर अपनी तरफ कर लिया कि नरमीन ना जाने किससे मिलती थी जो ऐसी बातें उसने फवाद को लिखकर मदद मांगी। भला कोई बाप इतना बड़ा सदमा सह सकता है? नरमीन की बेहयाई ने अपने बाप की जान ली है। चची अपनी ननद के चतरों को समझती थीं मगर मुकाबला करने की ताब न रखती थीं। उन्होंने अपने बेटे के तेवर देखकर चुप साध ली और फूफी ने अपनी बेटी नाजिया को फवाद की दुल्हन बनाकर ही दम लिया। मुझे बचपन की मंगनी तोड़ने का दुख इतना न था जितना दुख इस बात का था कि उन्होंने मेरे बाप को सदमा पहुंचाकर मार दिया और मुझे अपने बाबा जान की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। आज नाजिया और फवाद भी कोई खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार रहे। दोनों में आए रोज झगड़ा रहता है। मेरी शादी मामू के बेटे एहसन से हो गई। वो एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और तहजीब याफ्ता इंसान है। एहसन ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है। नन्यान वालों ने सर आंखों पर जगह दी है जबकि मैंने ददयाल वालों को एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दिया है। इस वाक़े के बाद मेरे भाइयों ने भी ददयाल जाना कम कर दिया। चूंकि बाबा जान की वरासती ज़मीन वहाँ थी इसलिए जाना पड़ता था। कुछ अरसे बाद भाइयों से उनकी वरासत चचा ने खरीद ली और वो रकम लेकर बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने चले गए। सच है कि ज़मीन से इज्जत है मगर तालीम ऐसी शय है जिसमें इज्जत के साथ सरफराजी और सरबुलंदी भी है। रोशन ख्याली इंसान को तालीम की बदौलत हासिल होती है जिसकी वजह से आदमी जियो और जीने दो का पुरअमन रास्ता अपना लेता है। तो ऐसे मेरी कज़न ने मेरी ज़िंदगी तबाह की, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि खुद भी एक पल खुश नहीं। आखिर सज़ा तो मिलनी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।